हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। ओके, तो पहले हम इसको समझेंगे ये कूलॉम्स लॉ क्या होता है, और जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो इसकी डेफिनेशन हमें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ओके, तो पहले समझते हैं। तो बच्चों, कूलॉम ने क्या बताया था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 हैं और उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें कूलॉम ने बताई थी, बस इसी को हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब बच्चों, इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा? जब ये दोनों चार्जेस अपोजिट होंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। और फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होगा? जब ये दोनों चार्जेस सेम होंगे, मतलब अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, और ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तब इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ओके, तो अब आपको कूलॉम्स लॉ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को, ये इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप एज अ थ्योरी लिख दोगे तो आपको कूलॉम्स लॉ मिल जाएगा। अब आपको कूलॉम्स लॉ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब कूलॉम्स लॉ को समझते हैं। तो बच्चों, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay? तो बच्चों, इस डेफिनेशन को एज ए मैथमेटिकली किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से, F is directly proportional to Q1 Q2, okay, and F is inversely proportional to R square. ओके, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब बच्चों, इनको कंबाइन करके किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से। अब बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं। जब कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट दिया वो क्या है? K। ओके, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे बच्चों पाई की वैल्यू तो आपको जानते ही हो। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या फिर 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, इसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों, जब हम 4 की पाई से, मतलब 3.14 या फिर 22/7 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, मतलब इस वैल्यू से जब हम तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलेगी? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ओके, तो बच्चों, ये के की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं तो हमें जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, और अगर हम के की वैल्यू बच्चों 9 इंटू 10⁻9 पुट करते हैं तो हमें जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब बच्चों हम समझते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि परमिटिविटी क्या होता है। बच्चों, किन्हीं दो चार्जेस के बीच रखे किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होती है उन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स उतना ही कम हो जाता है। तो बच्चों, बेसिकली किन्हीं दो चार्जेस के बीच रखे मीडियम की परमिटिविटी का क्या काम है? उन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेना। ओके बच्चों, अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी भी अलग अलग होती है। ओके, जैसे बच्चों, फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, गॉट इट, थैंक यू।